तो कल शिक्षक के लिए यहाँ पर हमारा चल रहा था ये टॉपिक कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन होने ये ज़रूरी नहीं है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो सकती है सबकी। अगर बच्चे को ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए। मतलब बच्चे के हिसाब से जो टीचिंग मेथड वो फॉलो हो रहा है, जिससे उसको ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो वो मेथड अपनाया जा सकता है, अपनाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर होमोजेनियस नहीं होना चाहिए। होमो मतलब होता है सेम, तो होमोजीनियस वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि हेट्रोजीनियस बनाना चाहिए। एक जैसा यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन जो कि होमोजीनियस के अंडर में आ जाएंगी, और हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट वाली स्थिति यहाँ पर आ जाएंगी। सेम एबिलिटी वाले बच्चे को एक ग्रुप में, ग्रुपिंग वगैरह ये निगेटिव टर्म आता है सीडीपी में। तो जब भी लेबलिंग, सेग्रीगेशन और ग्रुपिंग का इस्तेमाल आता है, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन निगेटिव में नॉट आने पर या फिर निगेटिव होता है ज़्यादातर। अब यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या रहेंगे, कि जो फर्क रहेगा बच्चों में, तो वो दो तरह से कैटेगराइज है। एक है इनहेरिटेड और एक एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब जो हासिल कर चुका है वो, या फिर हासिल कर रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन। तो एक्वायर करना यानी कि वो पाना रहेगा, या फिर अर्जित करना। तो एक्विजिशन और एक्वायर का ये मतलब मालूम रखना है, जिसके अंदर सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल ये चीज़ें आती है। सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल। लैंग्वेज एक्विजिशन का पार्ट होता है, और दूसरा जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको सीखना होता है, लर्निंग में आता है वो। तो ये दो अलग अलग फर्क भी होते हैं। अब जो इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड का मतलब ये होता है कि विरासत में मिलना। अब विरासत में मिलने के यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें है। एक है फिजिकल, मेंटल और टेम्परमेंटल। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, आनुवांशिक भी उसको कह सकते हैं। तो ये दो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर है एबिलिटी के हिसाब से बच्चे में। ये कुछ क्षमता उसकी, मतलब एक तो एक इनहेरिटेड हो सकती है विरासती तौर पे, कोई मैथ्स में पहले से उसका माइंड ज़्यादा चल रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें जो इसमें आती है फिजिकल, मेंटल तौर पर और टेम्परमेंटल तौर पर। और एक्विजिशन जिसको वो हासिल कर पाएगा, अर्जित करेगा, भाषा अर्जन जैसे हम कहते हैं, तो टारगेट लैंग्वेज ज़्यादातर वो हासिल होती है। और इनहेरिटेड वगैरह जो होती है, तो वो बाय बर्थ या फिर उसके इन्वायरमेंट लैंग्वेज के हिसाब से फर्स्ट लैंग्वेज वगैरह उसमें आती है, तो लैंग्वेजेस में उसको ये चीज़ें अलग से पढ़ लिया जाएगा। यहाँ पर अब मोटिवेशन को देखना है। ये वाला इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे बच्चों के, और अब है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन किस तरह से आता है? मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो असरअंदाज होता है, इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्शंस पर, परसिस्टेंस और वाइगर ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पर। जो कि दो तरह का है मोटिवेशन। एक है इंटरनल और इंट्रिंसिक, जो कि अंदरूनी जिसको कह सकते हैं हम, आंतरिक। और है एक एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नल, जिसको हम बैरूनी या फिर बाहरी कह सकते हैं। तो अंदरूनी जो मोटिवेशन है, तो वो लोकस ऑफ कंट्रोल पर डिपेंड है, इंटरनल। और लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल, मतलब मान लीजिए कि अगर किसी को खुद से दिलचस्पी या फिर खुद से जुस्तजू है कि कोई चीज़ पढ़ ली जाए, या फिर उसको अपने हिसाब से पढ़ना था कि ताकि एग्जाम में उसको एक अचीवमेंट है खुद के लिहाज से, तो वो एक इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अगर वो खुद से पढ़ रहा है। और अगर एक्सट्रिंसिक, अगर उसको कह दिया गया कि आपने अगर अच्छा मार्क्स लाए हैं, या फिर आपका अगर फर्स्ट रैंक आ जाता है एग्जाम में, तो आपको हम एक टॉफ़ी देंगे या ट्रॉफी देंगे या फिर जो भी है। तो उसके ऊपर रिवार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर एक्सट्रिंसिक या फिर एक्सटर्नली मोटिवेशन हो रही है। या तो उसको बाहर वाले, यानी कि वो टास्क करने के लिए एक उसका माइंड बना रहे हैं मोटिवेशन के तौर पर। तो ये दो तरह का मोटिवेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कर कर भी मोटिवेशन आता है, और इसके बहुत मर्तबा में आते हैं चीज़ें।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-2 ऐसे क्वेश्चन तो इसके ऊपर हमेशा आते ही है सीडीपी में। अब इंटरनल क्या होता है? अंत आत्मा से। इंटरनल मतलब कैसे कि रिवार्ड, सैलरी, मार्क्स, उसका खुद का अचीवमेंट होना चाहिए लोभ की दृष्टि से। ये एक्सटर्नल है, लोभ की दृष्टि से एक्सटर्नल। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर जो है, और फ्रेडरिक स्किनर का अभिप्रेरणा के संबंध में ये मानना है कि मोटिवेशन जो है तो एक नेशनल हाईवे के तौर पर होता है। जैसे कि एक नेशनल हाईवे जो होता है, उस तरह से जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस का रेट उतना ही अच्छा होगा। जो नेशनल हाईवेज होती है वहां से मतलब गाड़ियां बहुत तेजी से जाती रहती है, यानी कि उसकी रफ्तार के रोड जितना अच्छा रहेगा तो उसका सक्सेस का मंजिल पाने का रास्ता जैसे आसान हो जाता है नेशनल हाईवेज पर। और कोई शहरों का रास्ता या फिर हमारे खुद के घरों के तरफ के एरियो के रास्ते, मतलब उस पर ट्रैफिक वगैरह वो सारी चीज़ें, एक वो चीज़ें हो सकती है। तो नेशनल हाईवे की मिसाल इसलिए दी गई कि वो भी उस तरह से एकदम एक स्पीडी वे में वहाँ पर मूव होते हैं गाड़ियाँ। तो वैसे ही मोटिवेशन उस तरह से होता है नेशनल हाईवे की तरह। मोटिवेशन जितना अच्छा होगा तो सक्सेस का रेट भी, जैसे कि एवरेज रहता है गाड़ी का स्पीड, तो उतना ही अच्छा वो मिलेगा। ये बीएफ स्किनर के तौर पे बताया गया। बच्चों में इंटरनल आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। आमतौर से बच्चों को यही कह दिया जाता है कि ये करने पर आपको मतलब ट्रॉफी मिलेंगी, ये कहने पर एक टॉफी देंगे, ये कहने पर आपको कैश प्राइज मिलेगा। तो सीडीपी में जो है तो जब भी एक रिवार्ड के तौर पे अगर एक टीचर के मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप एक बच्चे को टीचिंग में या फिर कोई रैंकिंग बढ़ाने के लिए उसको रिवार्ड दे रहे हैं तो क्या वो करना सही है? तो ज़्यादातर रिवार्ड को निगेटिव के तौर पर देखा जाता है सीडीपी में। मतलब ये दो तरह के तो आपने देख ही लिए कि कितने तौर पर मोटिवेशन होते हैं, एक है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो सीडीपी में हमें जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन को पॉजिटिव वे में जोड़ दिया जाता है, जबकि एक्सटर्नल रिवार्ड को या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को निगेटिव के तौर पे देखा जाता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि बच्चों में इंटरनल अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। अभिप्रेरणा का जो चक्र है मोटिवेशन का, हौसला अफजाई का, वो इस तरह से है कि एक नीड है, आवश्यकता, जो भी ज़रूरत रहेंगी, तो यहाँ पर से ड्राइव, और फिर अराउजल यानी कि हौसला अफजाई यहाँ पर आती है, उत्तेजना। अब इसके बेस पे हमेशा दिसंबर का भी अगर आप सीटेट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें ये सवाल पूछा गया है कि बच्चे में क्या ज़्यादा होना चाहिए, तो हाई अराउजल, लो फियर, सेम अराउजल, सेम फियर, हाई फियर, लो अराउजल। तो हाई अराउजल मतलब जो हौसला अफजाई है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो जो नीड है मतलब उसको स्कोरिंग की नीड है या पढ़ने की नीड है, जो भी चीज़ है कि वो अचीवमेंट और एक टारगेट लेकर अगर चल रहा है तो उस पर काम करते हुए में अब उसकी हौसला अफजाई से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उसका बनेगा और फिर वो अचीवमेंट की तरफ ले जाएगा। और जब भी रिडक्शन ऑफ अराउजल होगा कि हौसला अफजाई में कमी, फिर से वहाँ पर नीड, ड्राइव, अराउजल, ये उसका साइकिल बता दिया गया। तो ये एक हौसला अफजाई का साइकिल ऑफ मोटिवेशन यहाँ पर है। मध्य गहन भोजन, मिड डे मील की शुरुआत, इसके तौर पर अगर क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर तो ये मिड डे मील के ज़्यादा नहीं आते। तो ये शुरुआत हुई थी 1995 में। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना है। फिजिकल नीड्स जो है शारीरिक आवश्यकताएं, और सर्वाइवल नीड्स जो जिंदा रहने के लिए है, तो वो ये है कि फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील। फिजिकल नीड्स और सर्वाइवल नीड इसके अंदर शामिल है, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील। अब्राहम मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की देखेंगे अब। ये था मोटिवेशन के तौर पर कि मोटिवेशन के ताल्लुक से एक बातें बताई गई थी, और कुछ मिड डे मील के ताल्लुक से। और दो तरह की नीड, फिजिकल नीड जो शारीरिक होती है, शारीरिक विकास के लिए भी हम कह सकते हैं, खाना वगैरह। ये सर्वाइवर में भी आता है, जिंदा रहने के लिए।
बाद में जो ईवीएस है, तो ईवीएस के अंदर जो बेसिक जो उसके आते हैं कैटेगरीज ईवीएस के, थीम जिसको कहा जाएगा, तो 6 थीम्स के बेस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ईवीएस के अंदर वो आपको देखकर चलना है, फूड, वाटर, शेल्टर, एनिमल वगैरह जो भी चीजें उसमें है, सब थीम कौन से हैं और थीम्स ये ईवीएस में रहेंगे। अभी जो है तो अब्राहम्स मैस्लोस नीड्स हायरार्की देखते हैं कि हमने जो पहले ये चक्र में देखा था नीड, तो नीड पर हायरार्की, उसमें सबसे पहले है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, कि कुछ होने का या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि होना, बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, के कुछ हो पाने के लिए कि एम लेकर चल रहा है। इसमें स्टीम जो रहेगा तो सम्मान की आवश्यकता भी आएंगी, कि रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम और स्टेटस, रिकॉग्निशन, रिवार्ड, रिकॉग्निशन जो है। फिर उसके अलावा स्ट्रेंथ, फ्रीडम। वहीं पर जब अब अतराफ में इन्वायरमेंट है, कल्चर है और एक पड़ोसी है, कम्युनिटी है, तो उस हिसाब से लव एंड बिलोंगिंगनेस, प्रेम वो अपनत्व की ज़रूरियात यहाँ पर आएंगी, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन इसमें आएगा। सेफ्टी नीड्स हैं यहाँ पर, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स का, हेल्थ और प्रॉपर्टी। सेफ्टी नीड्स क्यों कहा गया कि पर्सनल सिक्योरिटी भी एक, अपना डेटा वगैरह, और फिर एम्प्लॉयमेंट के रोजगार मिलेगा तो घर वगैरह बराबर चल सके, रिसोर्सेस मिलना है, खाने के, वाटर के, सारे रिसोर्सेस। हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो जान है, तो जान है, प्रॉपर्टी वगैरह रहने पर वो आगे काम में। उसी तरह से यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड्स भी है, शारीरिक जो आवश्यकता है, जो कि जैसे कि ईवीएस के 6 थीम्स का भी आपको पढ़ना है बाद में, और ये मैस्लोस की थ्योरी में आपको ईवीएस का दिमाग में रख के लास्ट में ये याद रखना है कि एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग, रिप्रोडक्शन, ये फिजियोलॉजिकल शारीरिक आवश्यकताएं, नीड्स है। तो ये मैस्लोस नीड्स ऑफ हायरार्की है, जस्ट एक देख लेना है, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस तो इसके ऊपर बहुत ही कम आते हैं। तो जो फिलोसोफर जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है कोलबर्ग और वाइगोट्स्की और पियाजे। इनके ऊपर तो यानी कि 5-5 भी आ सकते हैं आपको, यानी टोटल 15 क्वेश्चन इसके ऊपर एक एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। वो तीनों इतने इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़्यादा सिर्फ एक दिमाग में रख लेना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन, जमात बंदी लोगों का आईक्यू लेवल पर। तो आईक्यू क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, वो एक जर्मन बॉर्न थियोरेटिकल साइकिस्टिस्ट और फिलोसोफर थे साइंस के, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इन्होंने एस्टिमेटेड किया था आईक्यू स्कोर 160 पॉइंट्स पर। 160 पॉइंट्स पर कैसे कैटेगराइज किया था उन्होंने कि जो इडियट लेवल में आएगा तो उसको रख दिया गया बिलो 20, जिसका आईक्यू स्कोर 20 से नीचे है तो वो इडियट, इम्बेसाइल 20 to 49 में। यहाँ पर देखिए 20 के बाद डायरेक्टली 10 के हिसाब से अगर आपको याद रखना है तो 20 के बाद में 30 का इजाफा कर देना, -1, 30 - 1, तो 20 से 49, 20 to 49। उसके बाद मोरॉन जो है उसके हिसाब से उसमें और 20 ऐड कर देना है, तो ये हो गया 69। फिर और आप कितने, सिर्फ 10 ऐड करना है, मतलब आपका रिड्यूसिंग वे पे आप ऐड कर रहे हैं, 20 के बाद 30, फिर 20, फिर 10। तो मॉरन मॉरन की कैटेगरी में जो आएंगे तो वो 50 to 69 वाले, और बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कमी को ही कहते हैं, तो बॉर्डर लाइन से कम में आ रहा है फिर भी डेफिशिएंसी में, तो ये आएंगे 70 to 79, मतलब 10 के इजाफे में। अब देखिए यहाँ से भी 10 का ही इजाफा करना है, मतलब 2 बार 10, 2 times 10। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, 20 के बाद 30, 20 और 10। अब यहाँ पर 10 वापस से हमने कंसिडर कर लिया। 80 to 89 को डल कहा जा रहा है, 80 to 89 को। और 90 जो है, 90 से लेकर 109, 109 यानी कि कितना हो रहा है,
अब यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर 20 है, तो अब ये 10 से 20 का इंक्रीमेंट, तो 90 to 109 को एवरेज माना जा रहा है। और सुपीरियर जो चाइल्ड है, तो सुपीरियर की कैटेगरी फिर से उसमें 10 अगर काउंट करना है, 110 to 119 सुपेरियर, और वेरी सुपेरियर 120 to 139 में आएगा, इसमें फिर से 20। और उसके बाद अब 140 के ऊपर, क्योंकि वो 160 पॉइंट्स पर रखा गया है, तो ओवर टिल 160 भी हम कंसिडर कर सकते हैं, तो वो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं। तो जब भी गिफ्टेड होता है तो कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि उस पर तरस खाकर शायद उसको गिफ्ट दे दिया गया होगा, या फिर वो अपाहिज कैंडिडेट होगा, या फिर हैंडीकैप होगा, ऐसा दिमाग में आता है, तो वो नहीं रहेगा। वो जीनियस या फिर हाईली इंटेलिजेंट, जो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव रहेगा, तो वो गलती नहीं करना है। तो जीनियस स्टूडेंट और जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, ओवर 140 के अबव है, तो वो सारे गिफ्टेड लर्नर्स है, जीनियस स्टूडेंट्स है और क्रिएटिव है। उसके ऊपर भी बाद में बहुत सारी बातें चलेंगी कि इंटेलिजेंट और क्रिएटिव के अंदर क्या फ़र्क है। उससे पहले हम इंटेलिजेंस को समझते हैं कि इंटेलिजेंस शब्द जो है, इस वर्ड की उत्प उत्पत्ति लैटिन भाषा, मतलब लैटिन की जो थी, इंटेलिजर से हुई थी, जिसका मतलब था टू अंडरस्टैंड, समझना। इंटेलिजेंस जो है तो हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा विरासती तौर से वो मुंसलिक होता है। और इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है रीजन करने की, अपनाने की, सीखने की। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है आईक्यू का, कभी भी इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि इसका आईक्यू, हालांकि ये एग्जाम में कभी कभार आ भी सकता है और नहीं भी आता है, ये ज़्यादा बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो इसका फॉर्मूला ये याद रखना है, आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? बायोलॉजिकल एज, यानी कि आपकी जो एज चल रही है, जो स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल एज चल रही है। तो मेंटल एज अपॉन बायोलॉजिकल एज होता है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अगर आपने शॉर्टकट में लिख दिया एम में अपॉन सी ए, तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, या बी ए भी लिख सकते हैं आप, बायोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये उसका फॉर्मूला है, ये याद रख सकते हैं आप। अगर किसी बच्चे के रियल एज 10 साल है और उसका दिमाग 12 साल के बच्चे के जैसा काम कर रहा है, तो आप ऐसे रखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर क्लासेस से तो मतलब बहुत सारे, यानी कि 25-30 ऐसे रेंज के हैं। तो 25-30 जो भी रखना है, तो वो आप कहाँ पर रखेंगे? बायोलॉजिकल एज में अपॉन, और उसके बाद आपकी जो आईक्यू लेवल की एज कितनी है वो रखकर जब आप उसको निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको एवरेज मिल रहा है, तो एवरेज के आईक्यू में 90 माइनस 110, इस तरह से उसको एवरेज निकालना रहेगा। मतलब ये जैसे इसमें ये 120 डायरेक्ट इसकी क्या हो गई थी, आईक्यू लेवल हो गया था। आईक्यू लेवल मतलब 120, यानी कि वो वेरी सुपेरियर में काउंट हो रहा था वैसे। तो एवरेज आईक्यू लेवल क्या है? 90 से 110। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके बाद ये नहीं मिला, एवरेज यहाँ से लिया गया कि एवरेज जो एज होती है, कि अभी मतलब जैसे कि वेट होता है कि एवरेज कि 50 अबव में, मतलब वेट जो है, तो मतलब हेल्दी में काउंट हो जाता है, अंडर वेट 50 के बिलो में हो जाएगा। तो क्रोनोलॉजिकल एज जो है सी है, एक बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ से लेकर आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो टेस्ट थे, टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट था, पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके बारे में सवाल तो आते नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड बाइनेट और थियोडोर सिमन के साइमन जो रहेगा, इसके जरिए ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कवर हुआ था। और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट ये फिर अल्फ्रेड बिनेट के थ्रू, जो 1908 में, 1908 1908 में हुआ। और आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है तो 1912 में विलियम स्टर्म के थ्रू में हुआ है आईक्यू का। तभी देखिए फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था पहला, दूसरा था मेंटल एज का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया अल्फ्रेड बिनेट के थ्रू, और आईक्यू का कॉन्सेप्ट लाया विलियम स्टर्म। तो ये बस याद रखना ज़रूरी है। अभी तक इसके ऊपर ऐसे एमसीक्यूज पे नहीं आते, लेकिन याद रखना है। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की जैसे हमने अभी बात की थी कि दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो दोनों चीज़ें अलग होती है, बिल्कुल सेम नहीं है।
रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि रिलेशनशिप होती है बिटवीन क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, एक पॉजिटिव सकारात्मक एक रिलेशन है दोनों के बीच में। टर्मन ने 1920 में, टर्मन इन 1920 ने फाउंड किया कि पर्सन विथ हाई आईक्यू वर नॉट नेसेसरीली क्रिएटिव, कि अगर किसी पर्सन को, अगर आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है उसका, तो जरूरी नहीं है कि उसने क्रिएटिव ही हो। दोनों चीजें अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हाई आईक्यू वाला बच्चा रचनात्मक तो हो सकता है। मतलब रचनात्मक किसको बोलेंगे, कि जो, और जिसको मतलब आवाज नहीं आ रही, तो वो ज्वाइन ऑडियो कर देना है बहुत सारों को। शुरू में समझ में नहीं आ रहा था वो, तो जो जूम मीटिंग जैसे ज्वाइन करते हैं, तो उसको ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक कर देना। तो रचनात्मक मतलब रचना, कोई चीज बनाना, तख्लीकी जहानत जिसको हम कह सकते हैं, तख्लीकी, तो कुछ बनाने का क्रिएटिविटी उसमें आती है। और इंटेलिजेंस मतलब जहानती तौर पर वो हो रहा है। क्रिएटिव के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, उसकी याद रखने की ट्रिक ये है कि FFOE, यानी कि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनल और एलोब्रेशन, ये क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स है। फ्लुएंसी होना, यानी कि एक रवानी जिसको बोलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लचक, ओरिजिनल यानी कि कोई चीज़ रियल होना, और एलोब्रेशन उसकी विस्तार, विस्तार में होना। तो जीपी किलफोर्ड ने थिंकिंग को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में पेश किया है। वो था एक डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक है कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट ये हमेशा से, अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा आ गया कि इसके ऊपर फिर से पांच पांच क्वेश्चन तो 100%, पांच ही नहीं बल्कि आप ऐसा कंसिडर कंसिडर कर सकते हैं कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन भी एक पेपर में आ सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग का, तो आपको पूरे CDP में ये भरे मिलेंगे। फिर चाहे वो आपको हो सकता है, अगर ओवरऑल पेपर अगर उठा लिया जाए, तो मैथ्स, लैंग्वेजेस वगैरह हर तरफ भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते दिखाई देते हैं, जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग को आपको अच्छे से याद रखना है। इसको याद रखने के लिए आप एक चीज ये कर सकते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला कभी भी क्रिएटिव नहीं होगा। क्रिएटिव सी और सी मतलब मैच नहीं होगा, ये इंटेलिजेंट लर्नर होता है। ये वाला यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जेंट वाला इंटेलिजेंट होगा। ये रहेगा इंटेलिजेंट। और जो दूसरा है, ये वाला क्रिएटिव रहेगा, क्रिएटिव। तो क्रिएटिव चाइल्ड बोले या फिर क्रिएटिव लर्नर, यहाँ पर देखिए क्रिएटिविटी लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस लिखा हुआ है। ये दो चीज़ों से याद रखना है, D और C तो कन्वर्जेंट का इंटेलिजेंस होगा। वो पूछता है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा, कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला जो स्टूडेंट है वो कौन सी कैटेगरी में है, तो इंटेलिजेंट है, वो देखना है वहाँ पर। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है अपसरी सोच वाला, डाइवर्जेंट का ऐसा भी होता है, और कन्वर्जेंट का, जिसको आगे मैप है क्या देखना पड़ेगा। डाइवर्जेंट होता है ओपन एंडेड, ओपन एंडेड होता है, और ये क्लोज एंडेड है। ये रिलेटेड टू क्रिएटिविटी होगा, और ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, मतलब जो चीज़ें है भी नहीं तो उसके ताल्लुक से वो दिमाग में ये ला सकता है। और दूसरा जो है, ये है रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, और MCQ सॉल्व करने में कन्वर्जेंट थिंकिंग ये आएगा। और ये आउट ऑफ द बॉक्स है, सवाल कुछ भी हो सकता है। क्यों? ऐसा सवाल भी आता है कि इसमें से कौन सा सवाल डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, तब जिसमें वाई का इस्तेमाल होगा, या फिर मल्टीपल क्वेश्चन जिसके हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल आंसर्स, या फिर रीजन देना पड़ सकता है लंबा, और सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो वो डाइवर्जेंट के अंदर में आएगा। ये आपको याद रख लेना है उसको आसानी से समझने के लिए। और कन्वर्जन मतलब आसानी से कोई भी वो सवाल का जवाब दे सकता है, जिसको क्लोज एंडेड रहेगा, एक ही उसका जवाब रहेगा। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि मतलब इसमें से फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डिस्कवर किया, तो आप फटाक से उसका जवाब तीनों नहीं लेंगे, बल्कि आप ये ले लेंगे कि अल्फ्रेड बिनेट ने
और थियोडोर सिमन ने, इन्होंने किया ऐसे। तो ये इसका क्लोज एंडेड जवाब था। एमसीक्यू सॉल्व करने में इसमें आएगा और लिमिटेड सोल्यूशन रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे इसमें, एक से ज़्यादा सवाल। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अब मौसम बदल रहे हैं और जो है तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो आप इसको क्या करेंगे, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको जो है तो यानी कि ग्रीनरी बढ़ाना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए, प्लांटिंग अ ट्री वगैरह, बहुत सारे गाड़ियों का इस्तेमाल, कुछ भी जवाबात, मल्टीपल सोल्यूशंस आ सकते हैं। और ये आउट ऑफ द बॉक्स होता है, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है, यानी कि आप एक डिस्कवर भी कर सकते हो वो चीज़ को। और यहाँ पर ये लिमिटेड होता है, लिमिटेड सोल्यूशन। तो ये चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम में। ये आपको आना ही आना है, जितने भी स्टडी कर रहे हैं तो सब, ये वाला। तो ये जीपी गिलफर्ड, इसके हिसाब से ये दो भागों में, हालांकि फिलोसोफर का नाम ज्यादा नहीं आता, लेकिन डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी, कन्वर्जेंट इंटेलिजेंस, ये हमेशा आता ही आता है। उसके बाद आप देखिए कि अप्सरी सोच वाला बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, लेकिन हर क्रिएटिव अप्सरी सोच वाला अवश्य रखता होगा। बताया क्या जा रहा है कि हर अप्सरी सोच मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला हर बच्चा क्रिएटिव नहीं हो सकता। मतलब अगर जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनको एक उनकी अलग धुन में और उनकी दुनिया में थे वो, कि उसको एक अलग अंदाज से, नजरिए से देखना, लेकिन उनको टीचर्स ने ये माना कि इडियट है, क्योंकि वो लेवल का क्लोज एंडेड जवाब नहीं दे पा रहा, जितना जवाब चाहिए था उतना ही उसको दे नहीं पा रहा। वो अपने हिसाब से अगर दे रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, या उसके पास अलग सोल्यूशन है, तो जरूरी नहीं है कि उसके हिसाब से मैच हो पाए। तो हर बार अप्सरी सोच वाला, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंट हो, ये कॉन्वर्जेंट थिंकिंग रखता हो, लेकिन हर कॉन्वर्जेंट थिंकिंग रखने वाला और इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसके पास एक क्रिएटिविटी और अप्सरी सोच होती है। ये चीज़ याद रखना। मतलब फिर से एक मर्तबा ये कह सकते हैं, सदर, जब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज अगर किया है तो। उसी तरह से ऐसे दिमाग में रखना है कि अगर एक बच्चा है जो, जैसे कि अब सीटेट हो गया या फिर कहीं पर भी, वो फटाफट जवाबात दे रहा है कि मतलब इसका जवाब ये था, उसका वो था, यानी कुछ ना कुछ तो उसके पास दिमाग है, तो वो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग रखता है और उसी तरह से वो इंटेलिजेंट है। ये बात तो तय हो। अब इंटेलिजेंट होने के साथ में हो सकता है ना कि उसके पास अपने भी कुछ आइडियाज हो, तो ये 100% सही हो गया। लेकिन ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि मतलब पढ़ाने का तरीका ये होना चाहिए, उसको ये मेथड होना चाहिए उसके दिमाग में, लेकिन उसको नहीं मालूम, कुछ भी सीडीपी वगैरह पढ़ा ही नहीं कभी भी, तो जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव वाला इंटेलिजेंट में आ पाए कि वो ज्यादा जवाब दे पाए। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके। और गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए याद रखना है, ऐसा नहीं कि उसको एहसान किया हुआ बच्चा है वो, कि उसको गिफ्ट दिया हुआ। वो जो है तो हाईली इंटेलिजेंट होता है, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तीन तरह के होते हैं। तो ये दिमाग में बिठाना है, ये हाईली इंटेलिजेंट होता है, इंटेलेक्चुअली ब्राइट होता है, 140 प्लस आईक्यू लेवल उसका होता है, बौद्धिक रूप से बहुत ज्यादा उज्जवल होता है वो। हाँ, शेख फरहाना कह रहे हो, सलाम, ये एक बार और रिपीट कीजिए। कौन से वाला रिपीट करना है, ये वाला। जीपी गिलफोर्ड ने थिंकिंग को दो हिस्सों में किया है, एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक होता है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग ऐसी होती है ज़्यादातर कि एक मर्तबा उसको देख लेना, कंफर्म करके, कि इसका तरीका ऐसा है कि मरकज से, और सदर से इनको आवाज़ नहीं आ रही तो वो ज्वाइन ऑडियो कर लीजिए। बहुत सारे टाइम पर ऐसा भी होता है कि जूम जब चल रहा होता है तो बहुत सारों ने उसको परमिशन डिनाई किया होता है, तो उसकी वजह से भी होता है। तो एक सर्कल से मतलब एक इनसाइड की तरफ, मतलब सोल्यूशन की तरफ आएगा सारा। एक क्लोज एंडेड मतलब ये ऐसा होगा। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि एक सेंटर की तरफ से मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, मल्टीपल आंसर्स। इसकी दिशा किधर है, इधर साइड में।
कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है सामने वाला, और ये इनसाइड की तरफ एक सॉल्यूशन पे आना है सब, उसके जवाब एक हो सकता है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, जिसका एक जवाब हो सकता है कि किसी ने भी कह दिया कि फेमस क्रिकेट प्लेयर कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, फला फला चीज़ है, तो एमसीक्यू उसके अंदर जैसे ही आ गया तो ये लिमिटेड उसके सॉल्यूशन रहेंगे। और क्लोज एंडेड में ये चीज़ें रहेंगी, और ओपन एंडेड जो रहेगा तो उसके अंदर ऐसा रहेगा कि अपने हिसाब से जवाब दो। और क्रिएटिविटी से रचनात्मकता, यानी कि अगर मीटिंग हो रही है, सामने वाले ने बैठा है, बिजनेस की मीटिंग चल रही है, उसने बोला कि क्या वजह है कि बिजनेस चल नहीं पा रहा, तो किसी ने कहा है कि आपको हो सकता है कि आप एडवर्टाइजमेंट करें, कोई कहेगा कि आपने शायद दुकान का नाम चेंज करना चाहिए, ऐसा मतलब सलाह दे सकता है कोई कोई। तो ओपन एंडेड मतलब कि उसका आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ हो सकती है, उसका एक सोल्यूशन नहीं है डायरेक्टली, कि किसी ने बोला कि भाई बिजनेस का सोल्यूशन है, मतलब कुछ किसी को लगता है कि ये यहाँ से एक तावीज लाकर लटका दो तो बिजनेस बिल्कुल चल पड़े, तो एक हिसाब से हो गया कि एक सोल्यूशन, एक उसकी मिसाल ऐसी। और आउट ऑफ द बॉक्स मतलब एक बिजनेसमैन ये सोचेगा कि क्या क्या चीज़ें कर सकता है, क्या चीज़ें बढ़ा सकता है, उसकी सर्विसेज कैसी अच्छी रख सकता है वो, तो उसका एक कहीं पर एक लिमिटेड सोल्यूशन छुपा नहीं होगा, उसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। कभी कुछ करेगा तो कभी कुछ करेगा, कभी मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फिर वो बहुत सारे अभी जैसे रील बनाकर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो ये चीज़ें मतलब वो अपने तौर पर वो उसके सोल्यूशन निकाल रहे हैं। बिजनेस की अगर बात की जाए, मल्टीपल सोल्यूशन में अगर सीखने की बात की जाए, तो अब जैसे कि जो थॉमस एडिसन वगैरह है, तो उन्होंने क्या किया कि बल्ब का आविष्कार करते वक्त में, उसका बनाते वक्त में उन्होंने बहुत मरतबा 10,000 से बार मतलब 10,000 बार से ज़्यादा उन्होंने ट्राई किया। तो एक इंटरव्यू में उनको पूछा कि आपने मतलब इतनी मरतबा, आप 10,000 मरतबा से ज़्यादा फेल होकर आपने बनाया, तो उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मुझे मल्टीपल सॉल्यूशंस मिले कि किस तरह से बल्ब नहीं बन पाए। मतलब इस तरह से जो चीज़ें हैं साइंटिस्ट के उनके तौर पर भी, तो मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है कि सॉल्यूशंस की तरफ जा रहा है सामने वाला, कि ये नहीं तो ये पैटर्न। अब जैसे कि अगर एक रास्ता बंद है, तो एक रास्ता बंद है तो सामने वाला उसको बदल कर दूसरे रास्ते से चला जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो उसने मल्टीपल सॉल्यूशन निकाला है। और अगर एक रोबोट है, तो रोबोट क्या करता है, रोबोट एक ही दिशा में चलेगा, वो बोलेगा साइड बंद है, सर्वर क्रैश हो गया, मल्टीपल उसके पास सॉल्यूशंस नहीं रहेंगे, रश हो गया, उसका एक लिमिटेड सोर्स रहेगा, वो जो रास्ते से जाना है उसी रास्ते से जाएगा, तो उसके पास लिमिटेड सॉल्यूशंस और इसके पास मल्टीपल। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला क्या होता है, क्रिएटिव होता है, तख्लीकी जहानत वाला, कि जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ बुनाई का काम करते हैं लोग, स्किल्स में आता है चीज़ें, तो हर एक के पास अलग अलग अपनी स्किल्स होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो अपने तौर पर काम करता है और आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है अगर कोई स्टूडेंट, तो यानी कि वो ऐसा क्वेश्चन बता रहा है, ऐसा आंसर बता रहा है कि जो कभी मतलब कहीं लिख कर या फिर वो चीज़ से नहीं आ पा रहा, ये चीज़ें। तो अब क्या मतलब क्लियर है ये वाला पॉइंट, या फिर इसको और समझाना है? अगर नहीं समझा तो एक मर्तबा और से बाद में आप बता देना कॉल करके या फिर पूछने के तौर पर, तो और उस पर सेशन ले लिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है ये तीन तरह के होते हैं। इंटेलेक्चुअली ब्राइट, 140 प्लस आईक्यू इनका, एक तो ये रहेगा। जैसे कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, साइमा खान कह रहे हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम लोग अपने इजहार ख्याल कर सकते हैं, इसमें हम लोग मल्टीपल सोल्यूशन कर सकते हैं। हाँ, इजहार ख्यालत के अलावा काम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को लगा कि पानी की कमी है, तो अब वैसे तो उसके जवाबात है ही, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, बारिश से पानी बहुत सारे जमा करके रखे तो उसको कम वो चीज़ मिलेगी। मतलब अपनी अक्ल लगा लगा के वो चीज़ें जितने भी कर सकता है। कुछ अगर पहले लोग पेड़ पौधे लगाते थे, फिर बाद में गमलों में लगाए किसी ने मतलब टायर गया, तो उसका मतलब सोचा कि इससे मोटर व्हीकल चल सकती है, तो वो उसने क्या कर दिया, उसने एक टायर से एक लकड़ी काटने से मतलब जो लकड़ी कट होने के बाद में वो पहाड़ से मतलब लुढ़क कर आई, तो किसी को लगा कि इससे एक मैं मोटर व्हीकल बना सकता हूँ,
तो ये क्या था, एक तख्लीक जहानत थी। इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोचा उसने, फिर उसका आविष्कार किया टायर का। ऐसे मतलब बहुत सारे जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर उन्होंने किया। और अब जो जैसे कि यूपीएससी एमपीएससी कोई भी अगर एग्जाम भी है, वो पास अगर कोई करता है, तो वो क्या है, वो पढ़कर कर रहा है एक इंटेलिजेंस लेवल पर, उसका जहानती तौर पर बहुत ज्यादा कर रहा है, वहां उसका काम नहीं है उसको करने का। लेकिन अगर वो पीएचडी कर रहा है बंदा, तो अपने तौर पर ये चीजें कर रहा है। तो बहुत सारे मिसालें उसमें हम ले सकते हैं। गिफ्टेड जो चिल्ड्रन है, तो अब ये गिफ्टेड जो चिल्ड्रन है इंटेलेक्चुअली ब्राइट होते हैं 140 प्लस आईक्यू के, जैसे कि आइंस्टाइन है। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के उसमें रखा गया। हालांकि बचपन में तो बहुत सारे साइंटिस्ट को लोगों ने इडियट कह दिया था, लेकिन अब देखिए कि मतलब एक ऐसा भी होता है कभी कभार कि अल्लाह ताला लोगों में दिन फेरता है। कभी कोई गरीब है तो कभी हमेशा अमीर हो गया, या फिर कुछ कभी कुछ, तब इसको इडियट कह दिया गया, तो कितनी इंसल्ट हुई होंगी बच्चों के सामने ये लोग। मतलब बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट को कहा गया जिसमें थॉमस एडिसन भी थे। तो वो बाद में जाकर वो डायरेक्ट साइंटिस्ट बन गए, और अब हम लोग खुद उनके नाम पढ़ रहे हैं और उनकी मिसालें भी दे रहे हैं। तो इनको रखा गया है कि इंटेलेक्चुअली ब्राइट कैटेगरी में। तो ऐसा भी हो सकता है कि सीटेट में बहुत सामने वाला बहुत बार फेल हो रहा है, और घर में ताने सुनने को मिल रहा है कि एक पेपर तुम क्लियर नहीं कर पा रहे। तो ये भी हो सकता है, उसमें आप पॉजिटिव में आपका नाम भी रख सकते हैं, ये चीज। उसके बाद है कि टैलेंटेड अगर देखा जाए क्रिएटिव गिफ्टेड में, तो एक तो था इंटेलेक्चुअली ब्राइट, दूसरा है टैलेंटेड। टैलेंट कि अब सचिन तेंदुलकर है, उसके पास एक क्रिकेट का टैलेंट है, सपोज कि सेंचुरी बना ले पा रहा है, दूसरे से मतलब नहीं हो पा रहा है, या फिर ये बना ले पा रहा है। ऐसी चीज एक टैलेंट होना। अब जैसे किसी में कंप्यूटर का टैलेंट है, अब हिमांशी सिंह वगैरह ये लोगों में सीटीवी पढ़ाने का टैलेंट है, या किसी में कुछ टैलेंट। तो स्किल्स टैलेंट की बात हो गई। क्रिएटिव मतलब जैसे कि एम एफ हुसैन वगैरह, किसी के पास एक है कि संगीतकार है, कि वो ऐसा संगीत है कि भाई क्रिएटिव वे है उसका, कुछ तो भी आया है। अब जैसे कि माइकल जैक्सन था, उसके दीवाने हो गए थे लोग, कि क्रिएटिविटी है कि एकदम पॉप डांस कर रहा है, नीचे गिर जा रहा है, ऐसे कर रहा है। तो मतलब क्रिएटिविटी के तौर पर, यानी कि एक उस तरह से होल्डिंग वगैरह सारी चीजें। तो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर आ रहा है, गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो अब ये 1 मिनट ही रह गया मीटिंग का।